हरियाणा इलेक्शन में किसी की भी जीत हुई हो, किसी की भी हार हुई हो, वैसे तो बीजेपी की जीत हुई है, हार कांग्रेस की हुई है, बट एक बात से दोनों पार्टियां सहमत होंगी कि एग्जिट पोल का इनकी और चुनाव की रणनीति में कोई फर्क नहीं डालता है। जो लोकसभा चुनाव में 400 पार दे रहे थे बीजेपी को, और वही सी वोटर्स और वही एग्जिट पोल कांग्रेस को भी 60 एंड 60 प्लस तक दे रहे थे। इस बात से तो सभी सहमत है कि इनका कोई अस्तित्व नहीं होना चाहिए वोटरों के बीच में, क्योंकि लोकसभा के भी रिजल्ट सबके सामने थे और हरियाणा के भी रिजल्ट सबके सामने थे। 2-3-4 महीने पहले की बात है जब बीजेपी को ये सी वोटर और एग्जिट पोल सारे 400 प्लस बता रहे थे। खैर अभी बात उन एग्जिट पोल और उन एंकरों की नहीं है, बात अभी है कि कांग्रेस किससे हारी, बीजेपी से या कांग्रेस वर्सेस कांग्रेस हो गया हरियाणा में। हरियाणा की बीजेपी की जीत पे बीजेपी खुद इतनी चौंक गई है कि वो इतनी सीटें ला कैसे सकती है, क्योंकि बीजेपी बहुत अच्छे से जानती है ये वाली बात कि बीजेपी से हरियाणा में कोई खुश नहीं है। चाहे वो किसान आंदोलन का हो या अग्निवीर के मुद्दे पे हरियाणा के उन युवाओं से बात करो, या पहलवानों का जो जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन हुआ था, उन उन सब ऐसे मुद्दों को अगर उठा के देखोगे तो यही लगता है कि बीजेपी से कोई खुश नहीं था। लेकिन फिर भी बीजेपी बहुमत से आई है तो इसका स्वागत तो करना चाहिए। लेकिन स्वागत करने के लिए बीजेपी कार्यकर्ता या नेताओं का छोड़ के बीजेपी को सबसे ज्यादा धन्यवाद करना चाहिए कांग्रेस के उन बागी या यूं कहे कि कांग्रेस में रह के कांग्रेस की ही वोट काटने वाले उन कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का। कांग्रेस खुद हैरान है इस बात को लेके कि ऐसा हुआ कैसे। तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक 60 प्लस जा रही थी, 60 प्लस जा रही थी, और उतनी ही हैरान बीजेपी भी है। हर न्यूज चैनल पे 60 प्लस का उसका रिजल्ट दिखाया जा रहा था, जो रुझान और बैलेट पेपर की पर्चियों से आ रहे थे। क्योंकि कांग्रेस खुद हैरान है इस बात को लेके, तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे तक कांग्रेस 60 प्लस जा रही थी और ये हर चैनल पे दिखाया जा रहा था, जो यही अंदाजा था कि कांग्रेस बहुत भारी बहुमत की तरफ जा रही है और बहुत प्रचंड जीत के साथ जीतेगी। अब उससे ज्यादा शौक बीजेपी है कि ये सब कैसे हो गया और वो कैसे जीत गई। वो बीजेपी भी इस बात को बहुत अच्छे से जानती है कि हरियाणा में बीजेपी से सभी नाराज थे। भी क्या कर सकते हैं, जनता जनार्दन का फैसला है, वो सर माथे तो लेना ही पड़ेगा। बात उन कांग्रेसियों की है जो एक पक्ष दिल्ली के सेंटर में बैठा है और दूसरा पक्ष कांग्रेस का हरियाणा में बैठा था। ये वैसा ही सेम रिपीट हुआ है जब राजस्थान के चुनाव में सचिन पायलट वर्सेस अशोक गहलोत हो रहा था। शैलजा कुमारी वर्सेस भूपेंद्र हुड्डा जो चल रहा था, उसका खामियाजा शायद कांग्रेस को भुगतना पड़ा। हालांकि कांग्रेस ने भाजपा की इस जीत को बिल्कुल ही स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि उन्होंने ईवीएम पे दोष मढ़ा है। ये बात यहाँ तक ठीक है या नहीं ठीक है, इसका तो फैसला बाद में ही होगा। चुनाव आयोग ने कुछ अपने जवाब दे भी दिए हैं और कुछ जो पेंडिंग है उनका खुलासा पवन खेड़ा कल किया जाएगा। उसके बाद क्या हुआ था, जब बीजेपी खुद मान रही थी कि बीजेपी को हरियाणा में जीत नहीं मिलेगी इस बार, क्योंकि बीजेपी की 10 सालों की सरकार से लोग काफी दुखी हो गए, तो बीजेपी ने 6 महीने पहले एक ऐसा फैसला किया जो उसका सबसे ज्यादा कामयाब साबित हुआ। तो बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हटा के नायब सिंह सैनी को बिठाया। उसके बाद बीजेपी और आरएसएस ने अपना एड़ी चोटी का पूरा जोर लगाया। चाहे भले ही वो जानते थे कि वो इस बार नहीं जीत रहे हैं, बावजूद उसके उन्होंने पूरी मेहनत करी उस और साम दाम दंड भेद सब झोंक दिया हरियाणा के उस इलेक्शन में। दंड भेद साम दाम दंड भेद क्या है, ये कांग्रेस के नेता ईवीएम पे सवाल उठा के बोल रहे हैं। अब ये हरियाणा के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि किसी पार्टी ने जीत की हैट्रिक लगाई हो या सरकार बनाई हो लगातार 3 बार। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था कि लगातार किसी भी पार्टी की हरियाणा में सरकार बने, बट बीजेपी ने इस बार हरियाणा में सरकार बनाई और वो भी फुल मेजोरिटी के साथ सरकार बनाई है। हालांकि दुष्यंत चौटाला की पार्टी जेजेपी, जिसने पिछली बार बीजेपी का साथ दिया था, उसका इस बार जीरो रहा है। उसका जीरो इसलिए रहा है कि उन्होंने पिछली बार बीजेपी का साथ दिया, लेकिन वही बीजेपी इस बार फुल बहुमत से जीती, बट जेजेपी की पार्टी इस बार जीरो पे रही। तर्क यही दिया जा रहा है कि जेजेपी दुष्यंत चौटाला की पार्टी इस बार इसलिए हारी है कि उन्होंने पिछली बार बीजेपी का साथ दिया, लेकिन जिसने बीजेपी का साथ दिया है वो तो फुल बहुमत के साथ आ गई। इस बार तो उसे किसी की जरूरत भी नहीं पड़ी। आपको याद होगा जब योगेंद्र यादव ने कहा था कि कांग्रेस को हरियाणा में सिर्फ कांग्रेस ही हरा सकती है, तो इसका नतीजा आज आप सबके सामने है। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बीच हुआ ये जीत बीजेपी ने कांग्रेस की थाली से सीधी सीधी खींची है। पूरा सेटअप कराया था और बीजेपी का एक भी लीडर ये वाली बात मानने को तैयार नहीं था। बीजेपी की इस बार हरियाणा में सरकार बनने जा रही है। बीजेपी की तरफ से एक बात और है, जो हरियाणा में बीजेपी सिर्फ मोदी की वजह से जीती हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा में शायद 4 रैलियां करी हैं और इन 4 रैलियों के बावजूद इलेक्शन बीजेपी के ही खाते में गया, क्योंकि
क्योंकि 2 दिन पहले जब बीजेपी सरेंडर कर चुकी थी और लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया था कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई रैली क्यों नहीं है? सब क्वेश्चन मार्क कर रहे थे उस बात पे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज आखिरी दिन चुनाव प्रचार क्यों नहीं किया? जबकि सारी पार्टियां आखिरी दिन चुनाव प्रचार में पूरा जी-जान लगा देती हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से उस दिन उस आखिरी दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कोई रैली नहीं थी। बावजूद इसके इतनी प्रचंड जीत के लिए कांग्रेस को ही थैंक यू बोलना पड़ेगा बीजेपी को। अब थैंक यू के साथ-साथ ये भी जानना ज़रूरी है कि ऐसा क्यों आखिर हुआ क्या था जो बीजेपी को इतनी प्रचंड बहुमत मिली? इसलिए सारा नैरेटिव बीजेपी के अगेंस्ट बना हुआ था। फार्मर प्रोटेस्ट ले लो और पहलवानों का प्रोटेस्ट ले लो या फिर 10 साल में बीजेपी की जो सरकार थी, वो सारे मैनिफेस्टो उठा के देख लो जिसमें लगे आपको बीजेपी ने कहाँ पे काम किया। बीजेपी से तो लोग दुखी थे ही, बट वो कांग्रेस से भी दुखी थे। कांग्रेस ने भी ऐसा क्या किया जिससे वो खुश इतना सारा नैरेटिव बीजेपी की तरफ से बना हुआ था, तो ये बात कई लोग कह भी रहे थे पहले से जो बड़े एक्सपर्ट थे कि बीजेपी को हल्के में नहीं लेना चाहिए कि बीजेपी नैरेटिव बदलना बहुत अच्छे से कुछ और भी मुद्दे थे जिससे बीजेपी के लिए एक नैरेटिव सेट हो रहा था। जैसे इंसान नाराज थे और जो कंगना रनावत की एक बयानबाजी हो रही थी उसको भी सेटअप किया बीजेपी ने। मनोहर लाल खट्टर को हटाया 6 महीने पहले बीजेपी जानती थी इनकी कि बीजेपी ये वाली बात बहुत अच्छे से समझ गई थी कि इस सरकार में जो सबसे ज़्यादा हरियाणा में टारगेट पे हैं, वो है सीएम मनोहर लाल खट्टर। इसलिए बीजेपी ने मनोहर लाल खट्टर को हरियाणा में हटाने का काम सबसे पहले किया। यूँ माने बीजेपी ने उसी दिन से अपने चुनाव प्रचार का कैंपेन स्टार्ट कर दिया था। अब इसके बाद बात आती है कि पहले भी एक बार ये वाली बात बताई गई है कि बीजेपी से लोग नाराज तो थे, लेकिन उसका सॉल्यूशन कांग्रेस के पास भी नहीं था और ना ही उन्होंने इस सॉल्यूशन को देखा। कांग्रेस उनकी इस सॉल्यूशन को सॉल्व कर पाएगा। और जो दूसरा रीजन था कांग्रेस की हार का वो था ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस इस बात से कहूंगा कि जो 2024 के लोकसभा चुनाव में 99 सीट जीत गए थे, तो उसका ओवर कॉन्फिडेंस तो दिख रहा था शायद, और शायद यही रीजन रहा है कि आम आदमी पार्टी जो 5 सीटें मांग रही थी उसे भी देने के लिए मना कर दिया था। लेकिन ये बात एक दिल्ली और कांग्रेस दोनों में टच करती है। कांग्रेस के बड़े लीडर सहित राहुल गांधी तक चाहते थे कि आम आदमी पार्टी को 5 सीटें दे दी जाए, लेकिन हरियाणा से भूपेंद्र हुड्डा ने मना किया। उसके बाद जो दिल्ली में सबसे ज्यादा प्रताड़ित हुए अजय माखन ने भी भूपेंद्र हुड्डा का समर्थन किया कि आम आदमी पार्टी को कोई सीट नहीं देनी। दूसरा ये कि कांग्रेस ने कुमारी सैलजा को साइड किया। भले ही राहुल गांधी ने दोनों के हाथ मिलवाए स्टेज पे, बट वो जबरदस्ती वाले हाथ मिलवाए थे, दिल से हाथ नहीं मिले थे। और सैलजा कुमारी ने 1-2 दिन पहले इंटरव्यू में भी ये वाली बात कही थी कि मेरी काफी टाइम से भूपेंद्र हुड्डा या उनके परिवार में किसी से कोई बात नहीं। आम आदमी पार्टी की बात तो आम आदमी पार्टी भी इस बात को जानती थी। वो अकेले दम पे 5 या 1 भी सीट जीते तो बहुत बड़ी बात है, बट वो एक नुकसान हो सकता था कांग्रेस का। कांग्रेस को हरियाणा के इस बार विधानसभा चुनाव में जो वोट परसेंटेज मिली है 39.52 और वहीं आम आदमी पार्टी को मिली है 1.72। दोनों का वोट शेयर मिला के लगभग हो जाता है 42 के आसपास। कांग्रेस के कुछ नेताओं को ये वाली बात मंजूर कतई नहीं थी। दूसरी तरफ जो कांग्रेस ने सारी जिम्मेदारी एक ही परिवार को दे रखी थी, वो है हुड्डा परिवार। बिल्कुल ठीक है कि बीजेपी ने 10 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन ये बात भी उतनी ही ठीक है कि भूपेंद्र हुड्डा भी 10 साल सीएम रहे हैं, तो उनका भी कुछ ऐसा काम नहीं है जिससे लेके लोग अभी तक खुश हों और उसी आधार पर भूपेंद्र हुड्डा को वोट दे दिए जाए। कहीं ना कहीं इस बात का भी असर पड़ा है कांग्रेस को, जो इस बार झोली में आई हुई जीत फिसल गई। हालांकि पवन खेड़ा ने एक जिम्मेदारी लेते हुए चुनाव आयोग पे इल्जाम तो लगाए हैं, लेकिन वो इल्जाम कितने सही हैं कितने गलत इस बात से कोई मतलब। तो किसान नेता और सोशल वर्कर योगेंद्र यादव ने भी एक वीडियो जारी करके कुछ बातें बताई हैं जो काफी इफेक्ट करती हैं और जो कांग्रेस और कांग्रेस के लीडरों के बारे में कही वो बहुत महत्वपूर्ण बात है। एक बार सुनिए योगेंद्र यादव ने क्या कहा। परिणाम, खासतौर पे हरियाणा के चुनाव परिणाम को देख के आज सुबह से मैं हैरान, और आज शाम को कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने के बाद थोड़ा परेशान भी हूँ। चारों तरफ से दोस्तों के फोन आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, ये क्या हुआ? सच बताऊं, मुझे पूरी तरह पता नहीं क्या हुआ। पिछले 1 महीने से मैंने कहा कि मैं इलेक्शन भविष्यवाणी तो नहीं करूंगा सीटों की, लेकिन मैं लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, भाषण दे रहा हूं इस मान्यता के आधार पे कि कांग्रेस स्पष्ट रूप से आगे है। मैंने 1 से ज़्यादा बार कहा कि सरकार तो कांग्रेस की बनेगी। अब हवा है, आंधी है, उससे ज़्यादा है ये मैं कह नहीं सकता, लेकिन आज जो हुआ वो तो बिल्कुल अलग था। ना हवा, ना आंधी, ना और कुछ, बल्कि बिल्कुल उल्टा। जितने लोगों ने
घूम के देखा, उनमें से कोई व्यक्ति ऐसा मुझे अभी तक नहीं मिला जिसने कहा, और बीजेपी का समर्थक भी नहीं मिला जिसने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आने वाली है। बहस सिर्फ इस पे होती थी कि कांग्रेस कितना आगे रहेगी। पिछले दो बार में, 2014 में, 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में जितने भी वोट मिले हैं, विधानसभा चुनाव में 4 महीने बाद उसके वोट हमेशा गिरे हैं। अपेक्षा थी कि इस बार भी ऐसा होगा। हम ग्राउंड पे घूमे, हमारे कई साथी मिलकर ग्राउंड पे घूमे, देखा, साधारण लोगों से बात की, क्योंकि ऐसा किए बगैर मैं अपना मुंह नहीं खोलता हूँ। साधारण लोगों से बात की और हमारा अनुमान उसके बाद भी ये था कि हाँ, ज़मीन पे तो यही दिख रहा है कि कांग्रेस आगे है। लोकसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अप हुई है, बीजेपी डाउन हुई है, और अगर ऐसा है तो कांग्रेस का मेजॉरिटी में आना स्वाभाविक था। जैसा मैंने कहा, जितने भी रिपोर्टर, एडिटर, संवाददाता, जिसने भी बोला, जिसको भी मैंने सुना या पढ़ा, एक भी नहीं मिला। आप आज भी पलट के देख लीजिएगा, अगर एक भी व्यक्ति ने कहा हो कि बीजेपी की मेजॉरिटी आ सकती है। तमाम एग्जिट पोल ने भी यही कहा। एक भी एग्जिट पोल नहीं है जिसका न्यूनतम वाला जो आंकड़ा है वो भी कहता हो कि कांग्रेस 45 से नीचे जा सकती है। मगर ये सब गलत हो सकते हैं, हम तो गलत हो ही सकते हैं, इंसान है, गलती हो सकती है। एग्जिट पोल तो गलत होते ही हैं, मैंने खुद ही साबित किया कि गलत है। मगर आज शाम को जब कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कुछ गंभीर आरोप लगाए हैं, कांग्रेस में वहाँ के कम्युनिकेशन इंचार्ज जयराम रमेश जी और पवन खेड़ा जी ने कॉन्फ्रेंस करके कहा कि हम इस परिणाम को स्वीकार नहीं कर सकते। उन्होंने कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी से प्रमाण दिए हैं। एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का प्रमाण मैंने खुद देखा है, वो है नारनौल, महेंद्रगढ़ जिले में। कांग्रेस ने कहा है ऐसी ही सूचनाएं उनके पास हिसार से भी हैं, पानीपत से भी हैं, और कहा है कि कल तक वो इस सारी सूचना को सार्वजनिक करेंगे। आरोप ये है कि कुछ काउंटिंग के दौरान कुछ ऐसे ईवीएम मिले जिसमें 99% बैटरी पाई गई खुलने के बाद। अब इतने घंटे काम करने के बाद 99% बैटरी क्यों थी? और जिन बैटरीज में 99% बैटरी पाई गई, वहाँ कांग्रेस की परफॉर्मेंस खराब थी अपेक्षाकृत दूसरी कॉन्स्टिट्यूएंसी, दूसरी ईवीएम के, जहाँ बैटरी कम थी। मतलब अनकहा आरोप ये है कि उन ईवीएम के साथ कुछ खिलवाड़ किया गया है, छेड़खानी की गई है, वोटिंग समाप्त होने के बाद उनसे कुछ किया गया है। अभी गंभीर आरोप है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि सच है, हमारे पास अभी कोई प्रमाण इतना नहीं है उसको जांच करने का। चुनाव आयोग का जवाब भी मैंने पढ़ा, वो इतना टेक्निकल है कि मैं तो इंजीनियर नहीं हूँ, बैटरी और ये सब मुझे समझ नहीं आता। लेकिन मामला गंभीर है जिसकी जाँच होनी चाहिए। तो पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ वो ये कि चुनाव आयोग की जिम्मेवारी बनती है कि इस सब के बारे में देश को आश्वस्त करे। चुनाव फेयर हो, निष्पक्ष हो, और जनता को दिखे कि निष्पक्ष है, दोनों जरूरी हैं। ये चुनाव आयोग कुछ समय से ऐसे काम नहीं कर रहा है, जनता के सामने पूरी स्थिति साफ करना। लोकसभा चुनाव के अंदर भी जितने वोट पड़े और जितने वोट गिने गए, दोनों में अंतर था। चुनाव आयोग ने आज तक स्पष्ट नहीं किया कि ऐसा क्यों हुआ है। तो चुनाव आयोग से इतना मेरा अनुरोध है, हो सकता है आपकी बात सही हो सकता है अभी से कांग्रेस की बात पे विश्वास न करें, लेकिन चुनाव आयोग जनता के सामने पूरे तथ्य रखे। चुनाव आयोग अपना काम करेगा, लेकिन हम भी अपना काम करें। हम भी सोचें, एक क्षण के लिए मान लें कि जो परिणाम आया है वही है। हैरानी हुई शायद इसलिए कि हो सकता है हम गलत हुए, तो हम सोचें कि क्या गलती हुई होगी, सोचें कि ये परिणाम क्यों आया होगा। क्या भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का मुकाबला करने के लिए जितना काम करने की ज़रूरत थी, विचार में, जनता के बीच में, वो सब काम हुआ? आज के परिणाम से किसान आंदोलन का प्रभाव समाप्त नहीं हो जाता। किसान आंदोलन की वजह से ही कांग्रेस मैदान में थी। उतने जो परिणाम हुआ उसके कारण ही कांग्रेस, जो कि 30% पीछे थी 2019 में, वो कांग्रेस मैदान में थी। लेकिन जो कुछ दूसरी चीज़ करनी थी वो क्या हुई? क्या जनता के मन में ये शंका रही कि भाई कांग्रेस आएगी तो इसका मतलब है एक जिले का राज, एक जाति का राज, एक परिवार का राज? क्या इसका समाधान, इस आशंका का निर्मूलन हुआ? क्या चुनाव में उस तरह की चुस्ती हुई जो कि होनी चाहिए थी?
कांग्रेस के अलावा जन संगठनों को जितना काम करना चाहिए था, क्या हमने उतना वो काम किया? मतलब कि जो चुनाव आयोग के सवाल हैं वो अपनी जगह हैं, लेकिन आज के इस नतीजे से हमारी चुनौती और गहरी होती है। महाराष्ट्र में चुनाव है, झारखंड में चुनाव है, इन सब चुनाव में पहले से भी ज़्यादा और गंभीरता से काम करने की ज़रूरत है। क्योंकि हरियाणा में चुनाव का जो भी कारण रहा हो, जो भी वजह रही हो, अब उसे बीजेपी को वाइट वॉश करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये दिखाया जाएगा कि बीजेपी को कोई धक्का पहुंचा ही नहीं था, ये जो लोकसभा चुनाव में हुआ तो कोई बात ही नहीं थी। अब वापस स्थिति वैसे ही आ गई है और इस सरकार का दमनकारी चरित्र वैसे ही आगे बढ़ेगा। इसलिए अब महाराष्ट्र में और झारखंड में और शिद्दत से काम करने की ज़रूरत है। लोकतंत्र को बचाने के लिए चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है, लेकिन हम सब की भी जिम्मेवारी है। धन्यवाद। इसके बाद जो एक और फैक्ट है बीजेपी की तरफ से, वो है अनिल विज अंबाला कैंट से लड़े। अनिल विज अंबाला कैंट से कंटिन्यू 6 बार विधायक बने। इस बात का भी इशारा कर दिया था कि वो सीएम फेस के लिए भी कैंडिडेट हैं और सीएम फेस की दावेदारी वो ठोक सकते हैं। लेकिन अनिल विज के साथ इलेक्शन वाले दिन क्या हुआ, एक इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चित्रा सरवारा से बार बार हारते हारते बचे अनिल विज। कहीं अगर ऐसा हो जाता चित्रा सरवारा से हार जाते तो सोचो अनिल विज का क्या होता। अंबाला कैंट की कॉन्स्टिट्यूंसी में एक सबसे बड़ा जोक आज यही चल रहा है कि अनिल विज एक निर्दलीय प्रत्याशी से हारते हारते बचे। लेकिन एक इससे बड़ा भी जोक मैं बताऊं, इससे बड़ा जोक ये है कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट ये है वो कांग्रेस छोड़ के ही आई थी। उनका इतना अपना वर्चस्व था उस सीट पे, किसी अगर किस्मत उनका साथ दे जाती तो वो आज जीत सकती थी। लेकिन कांग्रेस ने उनकी इस वैल्यू को नहीं पहचाना, वो कांग्रेस छोड़ के चली गई और कांग्रेस ने इसी सीट पे जो अपना कैंडिडेट उतारा था वो तीसरे नंबर पे आए। अगर कांग्रेस ने सही समय पर इसी सीट से चित्रा को ही अपना कैंडिडेट उतारा होता तो शायद आज अनिल विज विधानसभा नहीं पहुंच पाते। अब एक और मजाक बताऊं आपको कांग्रेस का अब एक और मजाक बता दूं मैं आपको कांग्रेस का। सावित्री जिंदल जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट थी और हिसार की विधानसभा सीट पे जो जीती, उन्हें बीजेपी ने टिकट देने से मना कर दिया था। बट कांग्रेस के पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि वो उन्हें टिकट देता तो शायद ये वाली सीट भी आज कांग्रेस के खाते में होती। अब ये तो होगी कांग्रेस की बात, लेकिन हरियाणा की इस जीत से बीजेपी का भी कॉन्फिडेंस लेवल काफी बड़ा, इस जीत से बीजेपी का भी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जो 240 सीटें आई थी वहां से बीजेपी का कॉन्फिडेंस डाउन हुआ था और उतना ही कॉन्फिडेंस कांग्रेस में बढ़ गया था। लेकिन इसके जस्ट बाद बड़े राज्यों के चुनाव और हैं, महाराष्ट्र, झारखंड और उसके अगले साल जब 2-4 महीनों में ही दिल्ली के भी विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसा लगता है कि बीजेपी को हल्के में लेने की जो विपक्ष ने गलती कर दी थी वो एक्चुअल में बहुत बड़ी गलती थी कि आज भी ये वाली बात विपक्षियों को मान लेनी चाहिए, मोदी से बड़ा कोई लीडर इस टाइम तो नहीं है और बीजेपी आज भी डिफेक्टिव रूलिंग पार्टी है, ये बात सबको माननी चाहिए। और कांग्रेस तो इन सब में दूर दूर तक नहीं है। जो सबको लगता है ना कि हम हरा देंगे, आप हमें सीट नहीं दोगे, आप गठबंधन नहीं करोगे तो हम खुद अकेले लड़ेंगे, और सामने वाले को भी लगता है कि कोई बात नहीं, ये लड़े तो कोई नहीं जीतेगा, हम तो जीत ही रहे ना। ये भी एटीट्यूड आज टूटा है। कांग्रेस हो या जो विपक्षी पार्टियां और हैं जो गठबंधन करना चाहती थी, जिन्हें लगता था हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें 10 सीटें चाहिए तो 10 ही चाहिए, क्योंकि कांग्रेस को इन सब बातों पे भी ध्यान देना चाहिए कि अगर बीजेपी से वो नाराज है तो वो आपको वोट क्यों करेगी, आपको वोट देने का उसका क्या महत्व रह जाएगा और किस लिए वो आपको वोट करे। आपने ग्राउंड लेवल पे क्या ऐसा किया है जिससे उसे लगे कि वो आपको वोट देके ठीक काम कर रहा है, क्योंकि आपने भी बस एक भारत जोड़ो यात्रा करके कोई इतना बड़ा तीर नहीं मार लिया है। इस एक नैरेटिव और आपको चेंज करना पड़ेगा कि कांग्रेस को वो लोग वोट क्यों करें जो बीजेपी से नाराज है। वो कांग्रेस का सबसे अच्छा डिसीजन था जो जुलाना सीट से विनेश फोगाट को टिकट दिया, कि ये सीट बहुत चर्चाओं में रही और बहुत तारीफों में रही, बहुत खबरों में भी रही, और हर एक रिपोर्टर से लेके हर एक इंसान जुलाना की इस विधानसभा सीट की बात कर रहा था, सिर्फ विनेश फोगाट की वजह से। अब बीजेपी ने भी क्या किया, बीजेपी ने एक युवा नेता योगेश कुमार को विनेश फोगाट के खिलाफ उतार दिया।
लेकिन विनेश फोगाट ने ये सीट बचाई कांग्रेस के लिए और विनेश फोगाट 6000 से ज्यादा से वोटों से जीती और फोगाट का जो अपमान किया था बीजेपी ने कुछ हद तक वो कंट्रोल हुआ है, कुछ हद तक वो डैमेज कंट्रोल किया है विनेश फोगाट ने और विनेश फोगाट को काफी सिंपैथी मिली है हरियाणा के इस इलेक्शन में।